वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था तो जापान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब जापान की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और उस समय जापान इस पशोपेश में था कि हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें कि बाउंस बैक किया जा सके। और जापान ने फिर डिसाइड किया कि अपने ह्यूमन कैपिटल को हम दुरुस्त करने का काम करेंगे और उसके बाद उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे, उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया। और आज की डेट में जापान कहाँ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन कैपिटल में, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इसी पे बेस्ड है कि 5 जापानीज टीचिंग टेक्निक जो 100 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से उस टेक्निक को यूज़ करते हुए एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाया है। तो उसी 5 टेक्निक के बारे में आज आपसे हम बात करेंगे। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये 5 जो जापानीज टीचिंग टेक्निक है वो एक बेस्ट टेक्निक के रूप में माना जाता है। हालांकि हमारी कंट्री में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है कि कभी कभी असर की रिपोर्ट आती है जिसमें बड़े फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास का मैथ्स नहीं सॉल्व कर पाता है। कभी कभी 6 क्लास के बच्चे उनका इंग्लिश ठीक से नहीं रीड कर पाते हैं, हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है और ये जापान की 5 बेस्ट टीचिंग टेक्निक है जिसको हम यदि आत्मसात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में तो डेफिनेटली एक मील का पत्थर ये साबित हो सकता है। जापानीज टेक्निक में दोस्तों जो पहला टेक्निक है उसको जुगियो केनक्यू टेक्निक कहते हैं। जुगियो केनक्यू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है, जुगियो का मतलब होता है लेसन और केनक्यू का मतलब होता है स्टडी। दोस्तों, इस टेक्निक में टीचर जब किसी क्लासरूम में जाते हैं और लेसन समझा रहे होते हैं बच्चों को, तो उसी क्लासरूम में बच्चों के साथ 4-5 टीचर और भी बैठे होते हैं। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि वो टीचर जो 4-5 बच्चों के साथ बैठे रहते हैं क्लासरूम में, वो उस टीचर को जज करने के लिए नहीं बैठे रहते हैं जो क्लास में एक्चुअली में बच्चों को सिखा रहा है। जो बच्चों को सिखा रहे हैं उस टीचर को जज करने के लिए वो नहीं बैठे रहते हैं, वो बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए बैठे रहते हैं कि जो बाकी बच्चे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो नोटबुक में क्या लिख रहे हैं, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्लासरूम में कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कितने आंसर कर रहे हैं, या क्वेश्चन आंसर नहीं भी कर रहे हैं तो वो चुपचाप बैठ के सुन भी रहे हैं तो क्या उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जब क्लास खत्म होता है तो वो जो टीचर जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो क्लास लेते हैं, और 5 टीचर जो बैठे हुए हैं या 4 टीचर बच्चों के साथ, वो सब मिलके एक ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि और क्या हम इम्प्रूवमेंट करें जिससे हमारी टीचिंग क्वालिटी रिफाइन हो जाए। और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है जिससे डेफिनेटली वो अपने टीचिंग में एक इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये आपका जुगियो केनक्यू टेक्निक हो गया। दूसरा जो टेक्निक है उसको हम काइजेन टेक्निक कहते हैं। काइजेन भी एक जापानीज वर्ड है। काई मतलब चेंज होता है, जेन मतलब गुड होता है, मतलब गुड चेंज ऐसे आप समझ सकते हो काइजेन टेक्निक। और इसमें एक बहुत अहम बात राइटर बताते हैं, कहते हैं कि इस टेक्निक में जो रिफॉर्म्स होता है ना वो बहुत छोटे छोटे रिफॉर्म्स होते हैं। मतलब एक आज जो मैं क्लास ले रहा हूं, कल जो क्लास लूंगा उसमें आज की तुलना में मैं कल 1% इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो राइटर ये कहते हैं कि ये काइजेन टेक्निक जो है ना एक कम्युलेटिव टेक्निक है। बहुत छोटे छोटे टेक्निक्स मिलकर ना एक बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हम क्या मिसअंडरस्टूड करते हैं या मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इंडिया में मिस इंटरप्रिट करते हैं कि हमें लगता है कि कोई बड़ा इवेंट कर दें, कुछ सेमिनार्स कर दें, स्मार्ट बोर्ड लगा लें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमें एक एटॉमिक हैबिट्स की किताब है, मैं रिकमेंड करूंगा जो हमारे व्यूअर्स हैं एक बार जरूर उस किताब को गो थ्रू करें।
उस बुक में लिखा हुआ है कि यदि 1% आप डेली अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं तो एक साल में आप अपने से 37 टाइम्स बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पे काइजन टेक्निक में यही कहा गया है कि छोटे छोटे रिफॉर्म्स लेके आने हैं अपने टीचिंग क्वालिटीज में, और यही छोटे छोटे रिफॉर्म्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत मैसिव चेंजेस लेके आएगा, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा टीचिंग की दुनिया में, टीचिंग के करियर में। तो दिस इज द सेकेंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक है हो रेन सो। हो रेन सो का मतलब हो से होकुकू, रेन से रेन राकू और सो से सोडान। हो रेन सो। हो रेन सो जितना डिफिकल्ट है इसका तजुर्बा उतना ही आसान है। इसमें यह कहा गया है कि बच्चों का टीचर के साथ और टीचर का पेरेंट्स के साथ, मतलब टीचर का बच्चों के साथ भी और पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन लाइन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, हमेशा ओपन होना चाहिए। होता क्या है कि हम पीटीएम में चले जाते हैं, टीचर्स ने कुछ कह दिया, हमने सुन लिया, हम आ गए, फिर 1 महीने के बाद जाते हैं, और कभी कभी तो रिजल्ट लेने जाते हैं और हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो हम टीचर को सुनाने लगते हैं। ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। होरेंस हो टेक्निक में ये कहा जाता है कि बच्चों का कॉन्टिन्यूअस फीडबैक देना चाहिए पेरेंट्स को। ऐसा ना हो कि हम उनकी गलतियों को छिपाते रहें और वही छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन के सामने आ जाए। तो होरेंस हो का मतलब यही है कि कॉन्टिन्यूअस उन पे हमें वॉच रखने की ज़रूरत है, उनकी एक्टिविटी पे वॉच रखने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन लाइन हमारी ओपन रहे और स्टूडेंट के साथ भी हमारी कम्युनिकेशन लाइन ओपन रहनी चाहिए। तो दिस इज द थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक है, उसको ओमियोयारी कहते हैं। ओमियोयारी भी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सिस्टेमिक एम्पैथी। मतलब जब भी आप क्लास लेते हैं तो बच्चों की मन स्थिति को देखिए। इमोशनल इंटेलिजेंस से इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे, यदि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो उनके माइंडसेट को समझने के लिए, मतलब एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से उनके इमोशंस को समझें, सेंटिमेंट्स को समझें, और तब जाके अपनी चीज़ों को उनको बताने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली उस चीज़ को इम्बाइब करेंगे, इनकलकेट करेंगे अपने अंदर, और ये एक बहुत रिमार्केबल रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ ओमियोयारी में ये भी कहा गया है कि हमें बच्चों पे ही नहीं, अपने कलीग जो हैं, जो मान लीजिए जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझने की ज़रूरत है, और कोशिश करना है कि एक बहुत बढ़िया सपोर्टिव स्टाफ रूम कल्चर हम डेवलप कर सकें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी कलेक्टिव तरीके से अच्छी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोकात्सु, TOKKATSU, टोकात्सु टेक्निक भी एक अच्छी टेक्निक है जिसमें यह कहा जाता है कि वहाँ के बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग, लाइफ स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स रोज सिखाया जाता है और प्रैक्टिकली उनको सिखाया जाता है। सबसे अच्छी बात है प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, थ्योरेटिकली सिर्फ नहीं सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहाँ के बच्चे अपने क्लासरूम को खुद क्लीन करते हैं, अपने वॉशरूम को खुद क्लीन करते हैं, लंच सर्व करते हैं। इंडिया में ऐसा हो जाए कि कोई बच्चा जाके क्लीन करने लगे अपने क्लासरूम को तो पेरेंट्स पहुंच जाएंगे। एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ वायरल हुई थी, जापान में कोई मैच था, और जब मैच ख़त्म हुआ, बाकी कंट्री के लोग चले गए, तो वहाँ के जो जापान के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे जो गंदगी उन्होंने फैलाया था, जो क्राउड आने से जो गंदगी हो जाती है, उस चीज़ को सबसे पहले उन्होंने साफ किया, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ कंट्री। तो इस तरीके की चीज़ें यदि हम बचपन से बच्चों के अंदर इनकलकेट करें तो आप देखते हैं कि इंडियन रेलवे में, इंडिया में न जाने कितने पैसे का गुटखा खा के लोग थूक देते हैं और उसको साफ कराने में कितना पैसा लगता है सरकार का। तो ये लैक ऑफ सिविक सेंस है। यदि इसकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे जापान में दिया जा रहा है, इस तरीके से यदि हम बचपन में दिए होते उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं हमें उसका असर देखने को मिलता। तो ये टोकात्सु जो टेक्निक है, इसमें यही है कि बच्चों को ये नहीं फील करवाया जाता है कि आप मैनुअल लेबर हैं चूँकि आप अपने स्कूल की सफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको ये बताया जाता है कि ये कैरेक्टर बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा अहम पार्ट है जो सबको सीखना चाहिए। तो ये 5 टेक्निक है दोस्तों, यदि इसको हमने आत्मसात कर लिया तो डेफिनेटली अपने टीचिंग मेथडोलॉजी में, अपने पेडागॉजी में
बहुत रिमार्केबल पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।